हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने कंक्रीट स्टार्ट किया हुआ था और आज हम उसी के आगे देखेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। हमने लास्ट क्लास में कंक्रीट में क्या क्या डिस्कस कर लिया था कि कंक्रीट बनता कैसे है, हम स्टोन की जगह पर कंक्रीट का यूज क्यों कर रहे हैं, ये चीज देख लिया था। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट ये भी हमने देख लिया, किसी मेंबर की किस तरीके से हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है ना। वो सारी चीज हमने उसके जो जो स्टेप्स थे, जो जैसे हमारा यदि बात करें जैसे बैचिंग है ना, बैचिंग के बाद हमने क्या देख लिया था, बैचिंग के बाद यदि हम बात करें तो हमने मिक्सिंग देख लिया था, ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने ये सारे के सारे सीक्वेंस लास्ट क्लास में देख लिया था कंक्रीट के बारे में, है ना। अब हम उसी के आगे कंक्रीट को स्टार्ट करेंगे। कुछ पॉइंट है, सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारी वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो की यदि हम बात करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो मैंने सीमेंट वाले चैप्टर पे भी डिस्कस किया था कि वाटर सीमेंट रेशो का मतलब क्या होता है कि हमारा जो वाटर और जो सीमेंट का जो रेशो होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, वाटर सीमेंट रेशो, है ना। तो वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट, है ना। तो इस चीज को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको ये याद रखना, जनरली हमको यही पता होता है कि वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सीमेंट हमारा क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशो होता है। लेकिन हमको यहाँ पर मेनली ये याद रखना कि जो हमारा वेट होता है वो कौन से वाटर का होता है। यहाँ पर हमको फ्री वाटर का वेट लेना है, या मास ऑफ फ्री वाटर डिवाइड बाय मास ऑफ सीमेंट। जब हम कंक्रीट बना रहे हैं तो कंक्रीट में हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया। तो वाटर ऐड करने पे जो उस पर एग्रीगेट मौजूद होते हैं, उस वाटर को कुछ वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो जो उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जो वाटर बचेगा हमारा, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्री वाटर बोलेंगे, है ना। तो फ्री वाटर डिवाइड बाय जो सीमेंट, इनका जो रेशो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर सीमेंट रेशो बोलते हैं। अब जो हमको इसको पढ़ना क्यों जरूरी है, क्या रोल प्ले करता है हमारा वाटर सीमेंट रेशो। हमको पता है कि ये केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हमने सबसे पहले यदि बात करें तो हमने देखा था कि जब हम सीमेंट की रिएक्शन कराते हैं, सीमेंट की रिएक्शन जब हमने वाटर के साथ करा देते तो हमको एक रिएक्शन मिलती है। वो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है ना। केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन का हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन के बाद उस पर धीरे धीरे सेटिंग होती है और जो हमारी कंक्रीट होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। जो हमारा सीमेंट है, पेस्ट होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा सेटिंग के बाद, है ना। तो बोले कि बिना वाटर के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते कंक्रीट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा इसमें। सबसे पहले तो वाटर को जब सीमेंट में ऐड करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है ना, केमिकल रिएक्शन करता है ना। दूसरी चीज यदि हम बात करें तो हमने सीमेंट वाले चैप्टर में भी इसको डिस्कस किया हुआ था कि कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होती है प्योर केमिकल रिएक्शंस के लिए, है ना। तो प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए हमको 0.3 वाटर की आवश्यकता पड़ती है, या बोल सकते हैं 23% वाटर की आवश्यकता पड़ती है बाय वेट टोटल वॉल्यूम का, है ना, या टोटल वेट का सीमेंट के, है ना। यदि हम बात करें कि हमको प्योर केमिकल रिएक्शन के लिए 23% वाटर की, और यदि मैं बात करूंगी टोटल रिएक्शन के लिए, तो टोटल रिएक्शन के लिए हमको 15% एक्स्ट्रा, मतलब वर्केबिलिटी के लिए हम 15% एक्स्ट्रा वाटर लेकर चलते हैं, तो टोटल 38% वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर किसका काम करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। जैसे हमारी कोई भी मशीन है, यदि वो ज्यादा दिन तक काम करती है और यदि हम उस पर ऑयल या ग्रीस वगैरह नहीं डालते तो वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसे यदि हम बात करें कि जो हमारा वाटर जो कंक्रीट में एग्रीगेट के बीच में लुब्रिकेशन का काम करता है, जिससे आसानी से जो हमारी कंक्रीट होती है वो वर्केबल हो जाती है ना। उसके पीछे जो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होता, जब फ्रिक्शन ज्यादा नहीं होगा तो हमारी जो कंक्रीट रहेगी वो वर्केबल ज्यादा अच्छे से रहेगी, है ना। सो सीमेंट पेस्ट कवर्ड द एग्रीगेट। जब ये लुब्रिकेशन का काम करता है हमारा वाटर, तो वाटर के लुब्रिकेशन का काम करने का क्या होता है कि ये पूरे का पूरा जो सीमेंट पेस्ट है उसको चारों साइड फैला देता है और एग्रीगेट को बाइंड आसानी से कर सकता है हमारा, है ना, यदि वाटर होगा। तो कुल मिलाकर इसका काम क्या है, एक तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसके कारण क्या होता है कि सीमेंट पेस्ट जो है मोबिलाइज हो जाता है, चारों तरफ आपका क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। तो केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर जरूरी है। और दूसरा यदि हम बात करते हैं वाटर का लुब्रिकेशन का काम करता है ना। जो हमारे वाटर सीमेंट रेशो की जनरली वैल्यू है जो है वो हमको कितनी लेकर चलनी है, 0.35 से 0.65, है ना। जो अभी नया कोड आया है आरसीसी का 2000 IS 456/2000, उस पर 0.35 से लेकर 0.6 तक की वैल्यू, लेकिन इससे पहले जो कोड होता था उसमें जो वाटर सीमेंट रेशो की जो लिमिट थी वो 0.65 तक थी। तो हमको ये याद रखना, वाटर सीमेंट रेशो जो है वो इसकी जो वैल्यू वैरी करेगी 0.35 से 0.65 तक। अब जो वाटर सीमेंट रेशो हमारे किसी भी कंक्रीट में यदि स्ट्रेंथ चाहिए तो स्ट्रेंथ, प्रॉपर स्ट्रेंथ के लिए हमको वाटर सीमेंट का रेशो जो है वो फिक्स रखना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर तरीके से। कई जगह पे आपको वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा होता है और अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशो हो सकता है। ये हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर कि हमको कितनी स्ट्रेंथ देनी उसके हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है, वाटर सीमेंट रेशो को रखना पड़ता है ना। यदि हमने ज्यादा वाटर सीमेंट का रेशो रख दिया तो हमारी जो कंक्रीट होगी या जो सीमेंट होगी वो वर्केबल तो कंक्रीट हमारी वर्केबल तो बन जाएगी, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो इसी बात को हम देखते हैं आगे। यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशो की यदि हम बात करते हैं, वाटर सीमेंट रेशो का मतलब क्या है, वाटर का यदि मैंने यहाँ पर वाटर ज्यादा ले लिया तो इसका जो रेशो है, यदि वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ा दूं, वाटर सीमेंट रेशो कब बढ़ेगा, जब वाटर ज्यादा होगा सीमेंट कम होगा, है ना। तो वाटर जब ज्यादा हो तो कंक्रीट में बोल सकते हैं कि जो
वॉल्यूम होगा वो वाटर का ज्यादा हो जाएगा, वाटर का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएंगे, उसमें वॉइड्स आ जाएंगे, और जब उसमें वॉइड्स हो जाएंगे तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस चीज को बताने के लिए इब्राहिम ने के अनुसार इसने क्या बोला है, क्या बोला हुआ है इन्हें, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिक्रीजेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशो, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है जब हमारा वाटर सीमेंट रेशो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, हाँ इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, यदि हमारा वाटर सीमेंट रेशो मतलब वाटर की मात्रा ज्यादा होगी तो जो भी उस पर कंक्रीट में जो वाटर है, वाटर क्या होगा, वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, वॉल्यूम को जब ऑक्यूपाई कर लेगा तो उस पर क्या हो जाएगा, वॉइड्स ज्यादा हो जाएंगे, और वॉइड्स ज्यादा हो जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमको ये याद रखना है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वाटर सीमेंट रेशो के, या इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो प्रोपोर्शनल होती है सीमेंट अपॉन या सीमेंट वाटर रेशो के, है ना। वाटर सीमेंट रेशो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट वाटर रेशो के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो वही चीज लिखी हुई है हमारी, वाटर सीमेंट रेशो यदि ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा तो वॉइड्स ज्यादा होंगे, वॉइड्स ज्यादा होंगे तो उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी, कम हो जाएगी। डॉक्टर इब्राहिम ने एक कर्व दिया था हमको, कर्व क्या था हमारा, ये कर्व किसके किसके बीच में था, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशो के बीच में, है ना। ये कर्व हमारा इस जगह से स्टार्ट होता है, इतनी जगह हमने क्यों छोड़ी हुई है, तो हमको कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए 0.3% वाटर की, या बोल सकते 38% वाटर की जरूरत पड़ती है केमिकल रिएक्शन होने के लिए, है ना, या कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए। कंप्लीट रिएक्शन के लिए जितना हमको वाटर चाहिए हम उतना वाटर थोड़ी सा छोड़ के, मतलब वाटर सीमेंट रेशो उतना हटा के फिर इसके बाद इन्हें कर्व बना के दिया हुआ है। तो यदि मैं बात करूं कि इस पॉइंट पर 0.35 के आसपास यदि बात करूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाते जाएंगे, हम यदि यहाँ पे धीरे धीरे और यदि वाटर सीमेंट रेशो को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्टार्टिंग में यदि हम बात करें, यदि हम इतना भी वाटर सीमेंट रेशो नहीं लेंगे, इतना वाटर सीमेंट रेशो नहीं लेंगे तो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो भी हमको नहीं मिलेगी। जब हम इतना वाटर सीमेंट रेशो ले लेंगे उसके बाद जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम मिलेगी। तो हमको यदि बेसिकली हम बात करें कि हमारी जो वाटर सीमेंट रेशो, यदि वाटर सीमेंट रेशो सही प्रोपोर्शन में नहीं है तो भी हमको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, और यदि वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा हो गया, वाटर सीमेंट रेशो ज्यादा होने के कारण भी हमारी जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमको इसको प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से रखना पड़ेगा, जो कि कोड ने अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग वाटर सीमेंट रेशो डिस्क्राइब किया हुआ है, बताया हुआ है ना। तो वही जो मैंने अभी बताया, वाटर सीमेंट रेशो को इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वाटर मैक्सिमम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, जिसके कारण वॉइड्स इंड्यूस्ड होंगे और स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। यदि इस पर कुछ नोट देख लेते हैं हम कि जो वाटर सीमेंट रेशो, यदि वाटर सीमेंट रेशो की बात करें, जब हमारा किसी ऐसी सिचुएशन है जहां पर वेटिंग और ड्राई की कंडीशन बन रही है, जहां पर वेटिंग और ड्राइंग की कंडीशन अल्टरनेट में बन रही है, उस जगह पे यदि हम बात करते हैं जो वाटर सीमेंट रेशो है 0.45 लेते हैं थिन मेंबर के लिए, और मास कंक्रीटिंग के लिए जो हम वाटर सीमेंट रेशो यूज लेते हैं वो कितना लेते हैं, 0.55 लेते हैं, है ना। कंडीशन कैसी है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग की। यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, वाटर सीमेंट का जो रेशो है, वाटर सीमेंट का जो रेशो है ओनली वेटिंग कंडीशन के लिए कितना लेते हैं हम, 0.55 लेते हैं थिन मेंबर के लिए, और मास कंक्रीटिंग के लिए हम लेते हैं 0.65। तो मास कंक्रीटिंग के लिए वाटर सीमेंट रेशो हमको क्या लेना पड़ता है, थोड़ा सा ज्यादा ही लेना पड़ता है। यहां तक की चीज समझ में आ गई होगी, आई थिंक ये वाटर सीमेंट रेशो भी समझ में आ गया होगा। डॉक्टर इब्राहिम के अनुसार एक फॉर्मूला भी है इन्हें, जहां पर एस जो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और ए अपॉन बी, ए और बी दोनों के दोनों कांस्टेंट है हमारे, और इसके पावर में वाटर सीमेंट रेशो। तो ये वाली इक्वेशन भी इन्होंने ही दी थी, जहां पर इन्हें बताया कि एस हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ए एंड बी कांस्टेंट है, और डब्ल्यू अपॉन सी हमारा क्या है, वाटर सीमेंट रेशो है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को मैं सीमेंट में जैसे हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया हुआ था सीमेंट का, वैसे ही सेम हम कंक्रीट के लिए भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। बस वहां पे साइज क्यूब का जो साइज था वो अलग था, यहाँ पर जो क्यूब का साइज है वो क्या है हमारा 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, जबकि वहां पर साइज क्या था, सीमेंट वाले वीडियो पे आप देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कि हमने क्या किया, अब कंक्रीट बना रहे हैं तो हम किसी प्रोपोर्शन का सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ले लेते हैं ना, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन का हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट ले लेते हैं। उसके बाद हम उस प्रोपोर्शन का हम क्या करते हैं, जो भी हमने ग्रेड डिसाइड किया, तो किसी भी ग्रेड का आप ये ले सकते हैं, जैसे M20 M25, तो किसी भी ग्रेड के लिए आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को लिया आपने, और उससे आपने क्या किया, 6 क्यूब बना लिए, है ना। 6 क्यूब बनाने के बाद हमको पता है हम क्या करेंगे, हमारे पास होती है टेम्परिंग रॉड, जैसे हमने सीमेंट में किया था टेम्परिंग रॉड। टेम्परिंग रॉड का यदि डायर यदि बात करें तो 16 mm का होता है, और इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 600 mm की। हमको जो क्यूब बनाना, तो जो इसका मोल्ड का साइज है वो इस तरीके से है मोल्ड, इससे बनेगा हमारा क्यूब बनेगा इतनी साइज का। और हम जब कास्टिंग कर रहे हैं तो हमको 3 लेयर में इसकी कास्टिंग करनी है ना। जो कंक्रीट हमको बनाना है 3 लेयर में बनाना है, और हम उससे क्या करेंगे,
50 mm की एक लेयर कंक्रीट को फिल किया मोल्ड के अंदर, उसके बाद हमने क्या किया, टेम्परिंग किया, उसके बाद फिर 30 mm की लेयर डाली, उसके बाद फिर मोल्डिंग किया, और फिर लास्ट हमारी जो तीसरी लेयर होगी फिर उसको पूरी तरीके से फिल किया 50 mm की, और उसके बाद हमने मोल्ड को फिल करने के बाद हमने क्या कर दी, टेम्परिंग कर दी। उसके बाद जो हमारी ग्लास प्लेट होती है, ग्लास प्लेट की सहायता से हम क्या कर देंगे, उसको जो भी एक्स्ट्रा कंक्रीट है सरफेस से ऊपर आ रही है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ये क्यूब है इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम 90% ह्यूमिडिटी में, है ना, 24 घंटे के लिए रख देंगे, है ना। अब ये 24 घंटे काउंट कहां से होंगे, तो जब यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को, तो जब हम वाटर मिलाएंगे जब वह टाइम जहां से हम वाटर मिला रहे हैं वहां से हम 24 आवर काउंट कर लेंगे। ओके, उसका 24 आवर के बाद हमको क्या करना है, जो हमारा मोल्ड था उस मोल्ड को हम क्या कर देंगे, वाटर पर रख देंगे एट रूम टेम्परेचर पे, है ना। उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो हमारा 28 दिन के बाद हमने इस क्यूब को पानी से बाहर निकाला, और 28 डेज के बाद हम क्या करेंगे, इसका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे हम इसको टेस्ट करेंगे, तो हम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे इसको कुछ इस तरीके से क्या करते जाते हैं, कंप्रेस करते जाते हैं, लोड देते हैं इस पे। तो इस साइड प्लेट रख दिया, इस साइड प्लेट रख दिया, और इसको क्या करते जाएंगे, कंप्रेस करते जाएंगे क्यूब को। तो क्यूब को जब हम लोडिंग देंगे तो हमको कितना लोड देना है, 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट, मतलब हमको एक मिनट में इतना लोड देना है, और धीरे धीरे इस लोड को क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना, मतलब ग्रेजुअल लोड देना। और जिस लोड पे हमारा जो कंक्रीट है वो फेल हो जाएगा, उस लोड को हमने सपोज दैट मान लिया P, उसको हमने बोल दिया फेलियर लोड, ठीक है, उसको हमने नोट कर लिया। अब यदि हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हमने क्या कर दिया, लोड अपॉन एरिया, जिस भी ये वाला ये पूरा का पूरा ये एरिया, क्योंकि इस वाले एरिया पे ही हमारा क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, ठीक है। तो टोटल जो हमारा P है डिवाइड बाय A कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगी, क्रशिंग स्ट्रेंथ मिल जाएगी, या क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगी एक क्यूब की। लेकिन ये हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं कहलाएगी, हमको क्या करना है, हमने 6 क्यूब बनाए, 6 क्यूब में से हम क्या करेंगे, जो हमारे 3 क्यूब, हम सारे क्यूब का टेस्ट करेंगे, और हमने क्या किया, 3 क्यूब लिया, और 3 क्यूब का जब एवरेज निकालेंगे तो जो स्ट्रेंथ निकल के आएगी वो हमारे क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है, जब हमको 3 क्यूब की स्ट्रेंथ लेनी थी, उनका एवरेज लेना था, तो फिर हमने 6 क्यूब प्रिपेयर किए हुए हैं, है ना। तो देखना यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, इफ इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ एनी क्यूब एक्सीड प्लस माइनस 50% ऑफ एवरेज, द क्यूब विल बी डिस्कार्डेड फ्रॉम द टेस्ट, है ना। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रफ कर देता हूं, इसको समझा देता हूं मैं। यहां पर लिखा है कि जो इंडिविजुअल वेरिएशन होगा किसी भी क्यूब का, वो एवरेज का प्लस माइनस 15% से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल पे यदि हम देखें कि हमने 3 क्यूब लिए, सपोज दैट वो क्यूब की जो 3 क्यूब है, 3 क्यूब की स्ट्रेंथ कितनी आई थी, मान लो सपोज एक क्यूब है जिसकी स्ट्रेंथ आई थी 20, दूसरा क्यूब था जिसकी स्ट्रेंथ आई थी 21, और तीसरा क्यूब जिसकी स्ट्रेंथ आई थी 60, है ना। हमने इनका एवरेज निकाल लिया, हमने इसका एवरेज निकाल लिया। तो एवरेज यदि हम इसका एवरेज निकालेंगे तो हमको इसका एवरेज कितना मिल जाएगा, यदि मैं इसको सम करूं तो कितना हो जाएगा, 57/3, यह जाएगा हमारा 90। तो जो इसका एवरेज आया है ना, जो हमारी तीनों का एवरेज आया कितना है, 19 आया, और इसका हमको क्या लेना है, 15% वेरिएशन चेक करना। तो हम यदि इसका 15% वेरिएशन चेक करेंगे तो हमको पता है 19 का 15% कितना हो जाएगा हमारा, 2.85, है ना, 2.85, है ना। 19 का 15% कितना हो जाएगा, 2.85। तो प्लस माइनस 15% देखना, तो प्लस यदि बात करेंगे तो 2.85, यदि 19 में 2.85 हमने प्लस कर दिया तो कितना जाएगा, 21.85, और यदि इस पर से माइनस कर दिया तो कितना जाएगा, 16.15, है ना। तो यदि हमारे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, उस जो हमारे इंडिविजुअल जो हमारे क्यूब है, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इसके रेंज में होना चाहिए, मतलब 21.85 से लेकर 16.15 की रेंज में यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रही है हमारे हर एक क्यूब की। जैसे यदि मैं बात करूं, ये कितना है हमारा 20, ये इस रेंज के अंदर का था, मतलब ये वाला क्यूब हमारा सही है। यदि मैं बात करता हूं 21 की, तो ये भी हमारा इस रेंज के अंदर ही है हमारा, तो ये वाला क्यूब भी सही है। लेकिन यदि मैं देखता हूं, हमारा ये है हमारे इस वाले जो हमने तीसरा क्यूब यूज किया है, उसकी स्ट्रेंथ आ रही थी हमारी 16, और इसकी जो रेंज है हमारी जो 19% का प्लस माइनस 15% निकाला, तो उसकी रेंज हमारी 16.15 है। तो ये वाली वैल्यू इसकी कम है ना, 16.15 से कम है, तो ये वाला क्यूब हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसलिए हमको क्या, हमारे टेस्ट में हो सकता है हमारे 2 से ज्यादा क्यूब डिस्कार्ड हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हम 6 क्यूब बना के चलते हैं, ताकि हमको फिर से क्या कर मिक्स ना बनाना पड़े। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। अगर हम देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हमने देखा अभी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या था हमारा, कि जो हमने 3 क्यूब का एवरेज लिया होता, तो उससे हमको सिर्फ 1 क्यूब की स्ट्रेंथ मिल रही थी, वो हमारी क्या हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। और इसी से रिलेटेड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, किसी भी सैंपल की एवरेज जो स्ट्रेंथ होगी
या किसी भी मिक्स की जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, है ना। या जो सैंपल, जो हमारा मिक्स का जो सैंपल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, सैंपल मतलब जिसका आप बोल सकते हो कि आपके 3 क्यूब से ज्यादा है, बोल सकते हो जो एवरेज स्ट्रेंथ होगी क्यूब की। जैसे कोई हमारा मिक्स पड़ा हुआ है तो इस पूरे मिक्स की जो एवरेज स्ट्रेंथ हो क्या कह जाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। यदि इसको डिफाइन करने की बात करें, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द स्ट्रेंथ बिलो विच ओनली 5% टेस्ट रिजल्ट आर अलाउड टू फॉल, है ना। अब ये चीज समझ पे नहीं आई होगी तो इसको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं हम, इसको कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि हमने क्या किया, हमने बहुत सारे अप्रोक्सीमेट 100 क्यूब लिए, है ना, और उनकी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया, उनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली, और उनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली उसके बाद हमने क्या किया, उसको उन स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, जमा दिया, है ना। स्ट्रेंथ को हमने क्या कर दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाने के बाद 100 क्यूब्स को हमने कुछ इस तरीके से अरेंज किया। सपोज की जो हमारी वैल्यू आ रही है, जो उसकी स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आ रही है वो कुछ इस तरीके से, सपोज 20.1, 21.3, 23.4, 23.8, है ना, 25, कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 24.1, और कुछ इस तरीके से हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है ना। हमने कुछ इस तरीके से क्यूब के जो स्ट्रेंथ है उसको अरेंज कर लिया, सारे के सारे टेस्ट को, है ना। और 100 क्यूब्स को कुछ इस तरीके से अरेंज करने के बाद हमने क्या किया, उसका ग्राफ बनाया। ग्राफ मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब यहाँ फ्रीक्वेंसी है और स्ट्रेंथ के बीच में हमने इसका ग्राफ बनाया। तो ग्राफ बनाने पे हमने क्या 100 क्यूब्स का ग्राफ बनाया, तो कुछ ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ हमारी कम थी और कुछ की स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने के कारण स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो स्टार्टिंग के 5 क्यूब्स का जो भी रिजल्ट आया उनको हम नहीं लेंगे, है ना। मतलब हमको कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारे 5, 1 2 3 4 5, ये 5 रिजल्ट्स जो आए हुए हैं इनको हमको नहीं लेना। इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी हमारी स्ट्रेंथ की, वो हमारी कॉन्क्रीट की क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी, है ना। तो वही चीज लिखा है, इट इज अ स्ट्रेंथ बिलो विच ओनली 5% टेस्ट रिजल्ट्स आर अलाउड टू फॉल। सिर्फ 5% रिजल्ट्स क्या है, फॉल हो गया, उसके बाद जो भी वैल्यू है आपकी वो क्या कहलाएगी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। इसको हम FCK से शो करते हैं, है ना। और एक जो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी, मतलब 50% इस साइड और 50% इस साइड, सिमेट्रिकल होता है ये कर्व हमारा, है ना। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी वो क्या कहला जाएगी, हमारी टारगेट मीन स्ट्रेंथ कहला जाएगी। अच्छा, FCK से लेके FM मतलब टारगेट मीन स्ट्रेंथ तक की जो वैल्यू आती है, ये हमको IS कोड ने बताया, ये वैल्यू हमारी होती है कितनी, 1.645 सिग्मा, है ना, 1.645 सिग्मा। तो यदि हम बात करें, यदि हमको यहाँ से FCK निकालना, तो FCK इक्वल टू क्या हो जाएगा, FM जो है हमारा ये पूरा टारगेट मीन स्ट्रेंथ में से हम इतना पोर्शन माइनस कर देंगे 1.645 या 1.65, इसको यदि माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, FCK मिल जाएगा। और ये FCK हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना। ये जो कर्व बना है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके, है ना। अब यहां पर यदि एक चीज देखें, यहां पर कि हमारा है सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या, हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग डेविएशन हमको मिलेगा कुछ इस तरीके से, है ना, अलग अलग। तो ये सिग्मा की वैल्यू कितनी है, तो इसको यदि हम देखें कि ये जो सिग्मा की वैल्यू है अलग अलग, ये सिग्मा की वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ग्रेड पर डिपेंड करती है ना। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने ले लिया। M10 और M15 के लिए जो आपकी सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 3.5। ये एग्जाम में आते हैं, एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ना। जैसे व्यापम में आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ था सब इंजीनियर में कि M20 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो डायरेक्ट आपको पुट करनी है 4 वैल्यू। M30 और M30 से अबव के लिए जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो होगी वो होगी 5। यहां तक की चीज क्लियर है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने देखा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देख ली, क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेटेड था। नेक्स्ट यदि हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो यदि हम बात करते हैं, इसको मैं रख करता हूं, नेक्स्ट हमारी ऐसा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं ना, तो इसके लिए कोड ने एक स्ट्रेंथ बताई है जिसका नाम है हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, या इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर, है ना। अभी ये हमारे कहां पर है, यदि मैं बात करूं, ये हमारी कोई बीम है ना। इस बीम पे यदि मैं बात करूं, किसी तरीके का कोई लोड आया, पॉइंट लोड हो सकता है या यूडीएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस लोड आने की वजह से जो हमारी बीम है कुछ इस तरीके से, हमारी इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, हमारी बीम कुछ इस तरीके से क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। हमारी बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो गई।
है ना। इसकी न्यूट्रल एक्सिस कुछ इस तरीके से हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, इसके जो ये वाले फाइबर है, इन पे क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आ जाएगा, जबकि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं इन पे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, है ना। तो हमारी जो बीम है, यदि हम बीम क्या करो कंप्रेशन पे स्ट्रांग होती है, तो सबसे पहले जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो इस जगह पर डेवलप होगी, टेंशन पे, है ना। तो इस टेंशन के कारण यहाँ पर जो टेंशन पे जो स्ट्रेस डेवलप होगी, इसके लिए जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है, इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी, इस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो हम स्ट्रेंथ निकालेंगे वही हमारी क्या होगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर। इसको हम किससे शो करते हैं, एफसीआर से शो करते हैं, ठीक है। इसको हम किससे शो करते हैं, एफसीआर से शो करते हैं। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एक प्रकार की आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ही है ना, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ को या टेंशन स्ट्रेंथ को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते कंक्रीट में, उसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग। बेंडिंग में जो ये स्ट्रेंथ, क्योंकि ये बेंड हो रही है हमारी बीम, है ना, तो बेंडिंग में जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगी टेंशन पे, वही हमारी क्या कहलाएगी, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। इसका जो फॉर्मूला कोड ने रिकमेंड किया है, एफसीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.7 अंडर रूट एफसी के, है ना। इसका यूज कहां पे करते हैं, यूज टू डिटरमाइन द लोडिंग एट विच क्रैकिंग स्टार्ट इन मेंबर। हमारे मेंबर पे कितना लोड लगाने पे उस पर क्रैकिंग डेवलप्ड होगी, ये चीज निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का यूज करेंगे, है ना। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ही हमको बताएगा कि किस लोड पे उस पर क्रैकिंग आएगी, क्योंकि लोड से ही हमको क्या मिलेगा, हम लोड लगाएंगे तो स्ट्रेस निकालेंगे, और स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग में जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेस जो अगर होती है वो किसके कारण होती है, डायरेक्टली अगर होती है या इनडायरेक्टली। तो अभी हमने देख लिया डायरेक्टली के लिए यदि हम बात करते हैं, या तो डायरेक्ट टेंशन आएगा तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेस अगर होंगी, जिसके करस्पॉन्डिंग हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल देंगे, या तो फ्लेक्सुरल टेंशन के कारण भी डायरेक्टली स्ट्रेसेस जो है उस पर अगर हो सकती हैं, है ना। या सेकंड चीज देखा तो इनडायरेक्टली मतलब हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली टेंसाइल स्ट्रेस कब जनरेट होंगे, जब उस पर शेयर लगेगा। शेयर लगेगा जैसे यदि हम बात करें हमारी क्रॉस सेक्शन है, कुछ इस तरीके से पार्टिकुलर में ले लिया बीम का, है ना, और इसमें कुछ इस तरीके से यदि शेयर लग रहा है ना, इसमें कुछ इस तरीके से इस पर शेयर लग रहा है, तो ये बीम क्या हो जाएगी, ये जो हमारा जो पार्टिकल है कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाएगा टेंशन के कारण, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, है ना। यदि मैं इस वाले पोर्शन की बात करूं तो ये पोर्शन इतना था, लेकिन फिर जब इस पे शेयर आ गई तो शेयर के कारण क्या हो जाएगा, इसमें डायगोनल टेंशन जनरेट हो जाएगी, डायगोनल टेंशन। और यहाँ पर जो जनरेट हो जाएगी, ये पहले यहाँ पर थी अभी यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पर क्या जाएगा, डायगोनल कंप्रेशन, डायगोनल कंप्रेशन, है ना। यहाँ तक की चीज क्लियर है। तो हमारी यदि हम बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली भी जनरेट होती है और इनडायरेक्टली भी जनरेट होती है। डायरेक्टली किसके कारण, फ्लेक्सुरल टेंशन के कारण, या डायरेक्ट टेंशन के कारण, और इनडायरेक्टली शियर के कारण, है ना। यदि हम बात करें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास देखो, इसको डायरेक्ट तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली हम इसका एक टेस्ट मेजर कर सकते हैं। इनडायरेक्टली मेजरमेंट के लिए एक टेस्ट होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, वो टेस्ट क्या है, इसका नाम होता है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट, है ना। इस पे क्या करते हैं, तो हमारा एक सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर पे हमने क्या कर दिया, दोनों साइड प्लेट लगा दी, और प्लेट लगाकर उस पे क्या करेंगे, उस पे लोड देंगे, लोड P, है ना। और जिस पे हमारा जो सिलेंडर है वो हमारा क्रैक हो जाएगा, जो हमको स्ट्रेंथ मिलेगी, क्या मिलेगी हमको, एफसीटी मिलेगी, है ना। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला होता है डायरेक्ट 2P डिवाइड बाय पाई डी एल। P जो लोड हम दे रहा है जिसको फेल हो जाएगा, पाई D मतलब इसका सिलेंडर का डाया, L मतलब इसकी लेंथ सिलेंडर की। जनरली जो सिलेंडर की लेंथ होगी 300 mm और जो इसका डाया होगा 150 mm, है ना। जो हमारी स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एफसीटी की जो वैल्यू है जनरली कितनी आती है, 0.67 FCR। FCR अभी हमने देखा, FCR क्या होता है हमारा, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ या मॉडुलस ऑफ रप्चर, है ना, जिसकी वैल्यू हमारी क्या थी, 0.7 अंडर रूट एफसी की, ठीक। यदि हम बात करते हैं हमारी सारी की सारी जो भी हमने टेंसाइल स्ट्रेंथ पढ़ी, एक तो हमने क्या पढ़ी, फ्लेक्सर, ये भी हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एक हमने पढ़ लिया एफसीटी, ये इनडायरेक्ट के कारण होती है, और डायरेक्ट यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हो क्या होती है हमारी एफटी। जो हमारी एफसीटी होती है, एफसीटी कितना होता है हमारा, 0.67 FCR, है ना। जो ये FCR आया उसका 0.67, है ना। और यदि मैं बात करता हूँ डायरेक्ट टेंशन की, तो डायरेक्ट टेंशन जनरली कितना होता है, 0.5 to 0.6 FCR,
ये चीज क्लियर है। और ये जो एफसी का है, एफसी का अभी हमें देखा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ना, तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है हमारा एफसी से कम क्या होता है एफसीआर, एफसीआर से एफसीटी सबसे कम क्या होता है डायरेक्ट टेंशन के कारण जो हमको स्ट्रेंथ होती है एफसीटी। और यदि से टेंसाइल स्ट्रेंथ का अरेंजमेंट पूछ लेगा तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सही थी, ये सारी की सारी क्या हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ को डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता है ना। तो इसके लिए एक नोट भी है जो एग्जाम में कई बार आता है हमारा, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होती है, तो इसको इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ या बाइंडिंग स्ट्रेंथ जो है जिसको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कहते हैं, वो किसके बराबर होती है 10 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। यहाँ तक की चीज क्लियर है। अब हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा साइज ऑफ स्पेसिमेन है ना। अभी तो हमने जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने क्यूब यूज किया हुआ था है ना। यदि हम क्यूब के अलावा दूसरा शेप ले लें, जैसे हम यदि बात करें हमारे इंडिया में तो क्यूब यूज करते हैं, लेकिन यदि अमेरिका में बात करते हैं तो अमेरिका में सिलेंडर यूज करते हैं है ना। तो जब अलग अलग शेप यूज किया है या अलग अलग हमने क्या साइज का स्पेसिमेन यूज किया हुआ है, तो उसके कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उस पर क्या इफेक्ट आता है, तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्यूब का साइज होता है कितना होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm है ना। और जो सिलेंडर है, सिलेंडर का साइज होता है 150 mm इंटू 300 mm। यदि हम बात करें तो सिलेंडर का जो साइज है मतलब जो उसकी लेंथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यूब। जब उसकी लेंथ ज्यादा है मतलब बोल सकते हैं जो हमारी प्लेट होगी और जो प्लंजर होगी उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी हमारे सिलेंडर पे, और जब वो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस पर जो लेटरल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब लेटरल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ क्या मिलेगी, हमको कम मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि लेटरल रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू हमको कम मिल रही तो हमको क्या हो जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ भी कम मिलेगी। जबकि हम यदि बात करते हैं हमारा क्यूब, तो क्यूब हमारा यदि हम बात करते हैं हमारा क्यूब ये है, इसका एक डायमेंशन 150 का है, जबकि यदि इसकी लेंथ वाली डायमेंशन की बात करें तो ये वाला डायमेंशन इसका 300 का है। तो इस पे जो लेटरल डायमेंशन है इस पे ज्यादा मिलेगा, लेटरल रेजिस्टेंस जो है इस पे ज्यादा मिलेगा, जबकि इस पे लेटरल रेजिस्टेंस जो है वो क्या मिलेगा, हमको कम मिलेगा है ना। यदि हमको लेटरल रेजिस्टेंस कम मिल रहा है इस पर लेटरल रेजिस्टेंस कम मिल रहा है हमको, तो इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जबकि इस पर लेटरल रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, इसके कारण इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी है ना। तो इसको दूसरे शब्दों में इस तरीके से बोल सकते हैं कि इस पर जो प्लेट और प्लंजर के बीच का जो डिस्टेंस होगी प्लेट और प्लंजर के बीच में वो डिस्टेंस कम है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर हो रहा है ना, रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, लेटरल रेजिस्टेंस इस पर कम मिल रहा है। तो कितनी स्ट्रेंथ ज्यादा या कम होती है हम उसको देखेंगे। सिलेंडर की जो स्ट्रेंथ है वो 20% लेस होती है किससे, क्यूब की स्ट्रेंथ से, या दूसरे वर्ड में हम इसको बोल सकते हैं कि क्यूब की जो स्ट्रेंथ है वो 25% ज्यादा होती है सिलेंडर की स्ट्रेंथ से। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। ओके, नेक्स्ट ये पॉइंट है हमारा, ये आईएमपी एग्जाम पे कई बार पूछा जाता है, सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो है ना वो क्यूब की स्ट्रेंथ का कितना टाइम्स होती है, तो 0.8 टाइम्स। या इसी क्वेश्चन को घुमा के इस तरीके से पूछ लेगा, सिलेंडर की स्ट्रेंथ और क्यूब की स्ट्रेंथ दोनों का रेशो कितना होता है, तो दोनों का रेशो क्या होता है हमारा 0.8। सिलेंडर की स्ट्रेंथ और क्यूब की स्ट्रेंथ का रेशो 0.8। यदि मैं बात कर दूं क्यूब स्ट्रेंथ टू सिलेंडर स्ट्रेंथ का जो रेशो होगा वो कितना आएगा हमारा, तो वो आता है हमारा क्यूब स्ट्रेंथ डिवाइड बाय सिलेंडर स्ट्रेंथ, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 8/10, मतलब ये हो जाएगा हमारा 1.25। ये भी एग्जाम पे पूछा जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, नेक्स्ट हमारा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, स्ट्रेस सिचुएशन। स्ट्रेस की क्या सिचुएशन, यदि हम बात करते हैं कुछ इस तरीके से हमारा स्ट्रेस लग रहा है इस पर, तो ये हमारा यूनिडायरेक्शन पे हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं कि इस तरीके से इस पे स्ट्रेस लग रही है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाई डायरेक्शनल हो जाएगा, या ये तीनों डायरेक्शन से यदि लगेगा तो इसको मैं बोल दूंगा ट्राई एक्सियल स्ट्रेस। तो ट्राई एक्सियल यदि मैं, जैसे हमारी एक बॉल है, बॉल पे यदि मैं चारों साइड से कुछ इस तरीके से पकड़ के दबा रहा हूं तो उस पर स्ट्रेस ज्यादा ऑफर होगी, तो उसके कारण इस पर स्ट्रेंथ भी हमको क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। तो ट्राई एक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन में ज्यादा रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिसके कारण इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। यहां तक की चीज क्लियर। ओके, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं रेट ऑफ लोडिंग की, रेट ऑफ लोडिंग की यदि हम बात करते हैं तो रेट ऑफ लोडिंग में क्या होता है हमारा, यदि रेट ऑफ लोडिंग जो है हमारी ज्यादा होगी, यदि हमारी रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमारी जो रेट ऑफ स्ट्रेन है, रेट ऑफ लोडिंग ज्यादा होने के कारण रेट ऑफ स्ट्रेन जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। ओके,
नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमारी रेट ऑफ लोडिंग है ना, जो हमारी रेट ऑफ लोडिंग है, जो हमारी रेट ऑफ लोडिंग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ स्ट्रेन के, है ना। रेट ऑफ स्ट्रेन की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जबकि मैं स्ट्रेन की बात करूं तो स्ट्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के। तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ लोडिंग की वैल्यू यदि हमारी ज्यादा होगी तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं सीमेंट एग्रीगेट रेशो की, सीमेंट एग्रीगेट रेशो किस तरीके से इफेक्ट करता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, तो इसको समझने के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो सीमेंट और एग्रीगेट, मतलब सीमेंट की यदि वैल्यू ज्यादा होगी एग्रीगेट से, तभी हमारा सीमेंट एग्रीगेट रेशो ज्यादा होगा, है ना। मतलब सीमेंट हमारा ज्यादा होगा, और यदि हमारा सीमेंट ज्यादा होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो चारों साइड आसानी से फैल पाएगा। जब वो चारों साइड आसानी से फैल पाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। तो सीमेंट एग्रीगेट रेशो यदि ज्यादा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि उस पर सीमेंट पेस्ट ज्यादा होगा, है ना, वो चारों साइड आसानी से फैल पाएगा। नेक्स्ट यदि इसके अपोजिट यदि मैं बात कर दूं एग्रीगेट सीमेंट रेशो, यदि एग्रीगेट सीमेंट रेशो को मैं ज्यादा कर दूं तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सीमेंट कम है और सीमेंट कम है तो चारों साइड फैल नहीं पाएगा, जिसके कारण हमारी एग्रीगेट ज्यादा होगी, और एग्रीगेट के ज्यादा होने से वो बाइंड अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशो की, यदि वाटर सीमेंट रेशो की यदि हम बात करते हैं तो वाटर सीमेंट रेशो पे हमने देखा था कि यदि वाटर ज्यादा हो जाएगा तो जो हमारी कंक्रीट है, कंक्रीट में वॉइड्स ज्यादा आ जाएंगे, और जब कंक्रीट में वॉइड्स ज्यादा आ जाएंगे तो हम देखेंगे जो उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज ऑफ सीमेंट, यदि हमारी सीमेंट बहुत ज्यादा पुरानी है तो हम क्या करेंगे, उस सीमेंट को यदि हमने यूज कर लिया तो उससे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जनरली हम 3 मंथ तक की सीमेंट यूज कर सकते हैं, उससे हमको स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कॉम्पैक्शन, तो कॉम्पैक्शन हमको आसानी समझ में आ रहा है कि यदि हम डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन ज्यादा करेंगे तो वॉइड्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। वॉइड्स कम हो जाएंगे तो स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। नेक्स्ट हमारे पास शेप ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट का शेप किस तरीके का होगा, एग्रीगेट के शेप पे भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जैसे यदि हमने पढ़ा हुआ था कि हमने एग्रीगेट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो एंगुलर एग्रीगेट होते हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है, और जब इंटरलॉकिंग ज्यादा होती है तो वो अच्छे से मतलब आसानी से बाइंड हो सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ वीकेस्ट एग्रीगेट, तो वीकेस्ट एग्रीगेट कौन से होते हैं, जो हमारे फ्लैकी एग्रीगेट होते हैं, वो अच्छी तरीके से बाइंड नहीं होते हैं, या उनकी जो इंटरलॉकिंग है उनके बीच में वॉइड्स ज्यादा होती है, जिनके कारण उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूँ शेप ऑफ एग्रीगेट की, यदि हमारा एग्रीगेट का साइज ज्यादा है तो उनके बीच में जो जॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, कम होंगे, और जब जॉइंट्स कम होंगे तो उसके बीच में सीमेंट पेस्ट अच्छे से नहीं भर पाएगा, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट की यदि मैं बात करता हूं तो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट में हमारा, हम देखते हैं आगे इस पर वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट में हमारा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट में क्या होता है वर्केबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज एन एस विथ विच कंक्रीट कैन बी मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, प्लेस्ड, कॉम्पैक्टेड 100% विदाउट एनी सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। तो हमारा जो वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हम कंक्रीट को आसानी से मिक्स कर सकें, ट्रांसपोर्ट कर सकें, प्लेस कर सकें, और उसको 100% कॉम्पैक्ट कर सकें। और जब हम ये सारी चीज कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार का सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इस टर्म को ही हम क्या कहते हैं, वर्केबिलिटी। यदि सिंपल वर्ड में हम देखें कि वर्केबिलिटी होती क्या है, तो कंक्रीट के साथ आसानी से काम कर पाना ही हमारा क्या कहलाता है, वर्केबिलिटी कहलाता है ना। अब हमको क्या करना, 100% कॉम्पैक्शन देना है ना। 100% कॉम्पैक्शन देने से क्या होगा हमारा कि जो कंक्रीट है, कंक्रीट के जो पार्टिकल्स है, जो या जो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट के बीच में फ्रिक्शन का हमको क्या करना है, कम करना है। और जब फ्रिक्शन को हमको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर देंगे, फ्रिक्शन मिनिमम करेंगे कॉम्पैक्ट करके, है ना। मिनिमम, हम देखो बिल्कुल फ्रिक्शन तो बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो कैसा हो, मिनिमम हो। और फ्रिक्शन को मिनिमम रखने के लिए हम क्या करेंगे, लुब्रिकेशन के रूप में उसका वाटर का यूज कर देंगे। तो वाटर यूज करने से क्या हो जाएगी, हमारी जो कंक्रीट है वो वर्केबल बन जाएगी, उसके साथ आसानी से काम किया जा सकेगा। और जो हम मिनिमम वर्क डन पे, है ना, कम से कम एनर्जी देके हम ज्यादा से ज्यादा उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्पैक्शन कर सकते हैं, इजिली उसको कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हमारी कंक्रीट क्या होगी, वर्केबल। तो हम कंक्रीट को वर्केबल बनाने के लिए जनरली वाटर को यूज करते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि हमको वाटर इतना ज्यादा नहीं मिला देना
कि उस पर सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाए। यहां तक की चीज क्लियर है। अब यदि मैं बात करूं जो हमारा वर्केबिलिटी है वो अलग अलग हो सकता है नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से, है ना, डिफरेंट वर्केबिलिटी हो सकती है डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से। जैसे यदि मैं बात करूं कैनाल लाइनिंग की, तो कैनाल लाइनिंग में जो हमको लाइनिंग में जो हमको कंक्रीट की जरूरत होगी, उस पर जो कंक्रीट चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, फ्लूइडिटी होनी चाहिए कंक्रीट में। और जैसे यदि इसके जस्ट अपोजिट में यदि मैं बात करूं तो जो हमारा डैम कंस्ट्रक्ट करना है सपोज दैट हमको, तो डैम पे जो हमारी कंक्रीट है वो मास कंक्रीट है, कंसिस्टेंट कंक्रीट होनी चाहिए, है ना। तो डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से हमारी वर्केबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। और देखेंगे फैक्टर कौन कौन से हैं जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा वाटर कंटेंट, है ना, सबसे पहला हमारा वाटर कंटेंट। अब यदि हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें तो वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वही चीज हम देख रहे हैं। यदि हमने वाटर कंटेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जब हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देंगे तो लुब्रिकेशन, मतलब जब वाटर ज्यादा ऐड कर दिया, वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर दिया तो लुब्रिकेशन आसानी से होगा। लुब्रिकेशन आसानी से होगा तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो कॉम्पैक्शन हम आसानी से कर सकते हैं, और कॉम्पैक्शन आसानी से कर सकते हैं मतलब उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम वाटर कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हमको ये याद रखना कि यदि हम वाटर कंटेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सीमेंट को भी सही प्रोपोर्शन पे इंक्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा मिक्स उसकी। नेक्स्ट है हमारा जो फैक्टर इफेक्ट करता है वो है हमारा सीमेंट कंटेंट। अब सीमेंट कंटेंट की हम बात करेंगे तो यदि हमने वाटर को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, जितना हम वाटर मिला रहे हैं वाटर को हमने फिक्स कर दिया, और हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, सीमेंट कंटेंट के। यदि मैंने सीमेंट की वैल्यू को, है ना, यदि हमने क्या किया, सीमेंट कंटेंट को डिक्रीज कर दिया। अब जब सीमेंट कंक्रीट को हम डिक्रीज कर देंगे, वाटर हमारा कांस्टेंट है, मतलब जितना रहना चाहिए था उतना ही है, लेकिन हमने सीमेंट को कम मिलाया, तो जो हमारा मिक्स बनेगा वो कैसा मिक्स बन जाएगा, हार्श मिक्स बन जाएगा। मतलब अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें सीमेंट है ही नहीं है। जब उसमें सीमेंट नहीं होगा तो पानी पानी टाइप का रहेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इस पे क्या हो जाएगा, हार्श मिक्स बन जाएगा। जब हार्श मिक्स बन जाएगा जिसके कारण जिसका रिजल्ट क्या निकल के आएगी, जो हमारी वर्केबिलिटी है, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लोअर वर्केबिलिटी रहेगी, है ना। हमारा पानी कांस्टेंट है लेकिन हमने क्या कर दिया, सीमेंट पेस्ट को ही कम कर दिया। अब जो सीमेंट पार्टिकल्स बाइंड ही नहीं करेंगे एग्रीगेट को, है ना, तो सब अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा तो हार्श मिक्स बन जाएगा। हार्श मिक्स मतलब उसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, आसानी से उसके साथ काम नहीं कर सकते हम कंक्रीट के साथ। दूसरे केस में यदि हम देखें, यदि हमने सीमेंट कंटेंट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब पानी तो हमारा उतना ही, हमारा जो वाटर है वो उतना ही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, सीमेंट कंटेंट को इंक्रीज कर दिया। जो सीमेंट कंटेंट को इंक्रीज कर दिया तो उसके रिस्पेक्ट में जो वाटर है वो कम पड़ गया, जिसके कारण हमारा जो पेस्ट है वो कैसा हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, और उसके साथ ही हम आसानी से काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो वर्केबिलिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी, लोअर वर्केबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है मिक्स प्रपोर्शन। अब मिक्स प्रपोर्शन की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं सीमेंट एग्रीगेट रेशो। यदि सीमेंट एग्रीगेट रेशो की यदि बात करें तो यदि हमारा जो सीमेंट और एग्रीगेट, यदि हमने सीमेंट एग्रीगेट बढ़ाना, सीमेंट एग्रीगेट का जो रेशो यदि उसको इंक्रीज कर रहे हैं, कहने का मतलब यह है कि हमारा सीमेंट ज्यादा है। अब जब सीमेंट ज्यादा रहेगा तो आसानी से चारों तरफ फैल पाएगा, आसानी से जब चारों तरफ फैल पाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो आसानी से कॉम्पैक्ट हो पाएगा, और आसानी से कॉम्पैक्ट हो पाएगा मतलब वो क्या हो पाएगा, वर्केबिलिटी उसकी अच्छी होगी, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी। जस्ट यदि इसके उल्टा यदि हम बात करते हैं कि हमने आप सीमेंट एग्रीगेट ना लेके हमने एग्रीगेट सीमेंट, यदि हम बात करें कि हमने एग्रीगेट का कंटेंट ज्यादा कर दिया, सीमेंट जो है वो कांस्टेंट है ना, सीमेंट कांस्टेंट है, एग्रीगेट को हमने ज्यादा कर दिया, तभी तो हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशो ज्यादा आएगा। और जब ये एग्रीगेट सीमेंट रेशो ज्यादा आएगा मतलब हम बोल सकते हैं कि सीमेंट हमारा कम हो जाएगा, और जब सीमेंट कम हो जाएगा तो चारों तरफ फैलेगा नहीं, इसके कारण कॉम्पैक्शन आसानी से हो नहीं पाएगा, इसके कारण वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, हमने कौन कौन से देख लिया, वाटर कंटेंट देख लिया, सीमेंट कंटेंट देख लिया और मिक्स प्रोपोर्शन देख लिया। नेक्स्ट हमारा एग्रीगेट का साइज, है ना, हमारा जो एग्रीगेट का साइज है वो भी वर्केबिलिटी को किस तरीके से इफेक्ट करता है। यदि हमने स्मॉल साइज के एग्रीगेट यूज किए हुए हैं, है ना, यदि हमने स्मॉल साइज के एग्रीगेट यूज करेंगे तो उनका जो सरफेस एरिया है वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। जैसे यदि बात करो, एक बड़ा पार्टिकल्स है और एक इसी के वॉल्यूम का हमने छोटे छोटे पार्टिकल्स ले लिए सेम वॉल्यूम के, ये मैं सीमेंट में बता चुका हूं, है ना। तो जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जबकि इसका सरफेस एरिया बस ये मिल रहा है, जबकि इसका सरफेस एरिया ये इन सबको सम करोगे तो इसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा मिलेगा हमको स्मॉल वाले पार्टिकल्स का, है ना। जब इसका
सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, तो इसमें जो हमारा सीमेंट पेस्ट जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, दोनों के इसके लिए सीमेंट पेस्ट जो है वो कांस्टेंट है। जब सीमेंट पेस्ट कांस्टेंट है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा, तो इसमें हमको जो सीमेंट जो है, सीमेंट की मात्रा है वो कैसी लगेगी, ज्यादा लगेगी, है ना। सीमेंट जो हमको ज्यादा लगेगी, जबकि सरफेस एरिया ज्यादा, तो सीमेंट का पेस्ट तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो इसका सरफेस एरिया वो ज्यादा होने के कारण सीमेंट पेस्ट इस पे ज्यादा लगेगा, जिसके कारण इसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि इसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं बिगर साइज के एग्रीगेट, तो इसका जो सरफेस एरिया है, इसका यहाँ पर सरफेस एरिया ज्यादा था, लेकिन इसका सरफेस एरिया कम है, और इसका जब सरफेस एरिया कम है तो हमारे पास तो सीमेंट पेस्ट कांस्टेंट है, तो ये सीमेंट पेस्ट इस पे लग जाएगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया क्या है, कम है ना। तो हमको क्या लगेगी, यहाँ पे कम सीमेंट पेस्ट लगेगा, कम सीमेंट पेस्ट लगेगा, तो बोल सकते हैं कि इसकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। डायरेक्टली यदि हम बोले जो बिगर साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनके लिए जो वर्केबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी एज कंपेयर टू स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं शेप ऑफ एग्रीगेट, यहां पर हमने साइज की बात की थी, यहां पर हम बात करेंगे शेप की, है ना। तो जो हमारा राउंडेड या क्यूबिकल एग्रीगेट है ना, राउंडेड और जो क्यूबिकल एग्रीगेट है उनकी वर्केबिलिटी कैसी होती है, ज्यादा अच्छी होती है, बिकॉज इनका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है, जिसके कारण इस पे फ्रिक्शन भी कम होता है, फ्रिक्शन कम जनरेट होगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। जबकि यदि हम बात करें फ्लैकी या एलोंगेटेड या एंगुलर एग्रीगेट की, तो इसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू। यदि हम वर्केबिलिटी के पीछे यदि हम स्ट्रेंथ की बात करें, तो हमारी जो स्ट्रेंथ के टर्म में एंगुलर जो एग्रीगेट है उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, लेकिन इसकी वर्केबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यदि मैं राउंडेड एग्रीगेट की बात करूं तो ये स्ट्रेंथ के टर्म में स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, लेकिन वर्केबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो फैक्टर है जो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है वो है टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। यदि हमारा स्मूथ सरफेस है एग्रीगेट की, है ना, स्मूथ सरफेस है, तो उसकी वर्केबिलिटी कैसे होगी, इसके बीच में स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और रफ सरफेस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहां तक की चीज क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी को हम किस किस मेथड से फाइंड कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले इस पर देखते हैं हम स्लम्प टेस्ट को। स्लम्प टेस्ट जो होता है डायरेक्ट वर्केबिलिटी को नहीं बताता है ना, ये कंसिस्टेंसी को बताता है। यदि कोई पूछे हमारा कि स्लम्प टेस्ट किसके लिए होता है, जो स्लम्प टेस्ट जो मेजर करता है वो कंसिस्टेंसी को मेजर करता है, वर्केबिलिटी को मेजर नहीं करता है ना। पहले हम कंसिस्टेंसी को मेजर करेंगे, देन इसके रिस्पेक्ट में हम वर्केबिलिटी बता सकते हैं, है ना। तो इसको याद रखना। स्लम्प टेस्ट में होता क्या है, तो सबसे पहले हमको याद रखना कि जो स्लम्प टेस्ट है इसको हम साइड में कर सकते हैं। जब इसको साइड में कर सकते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड टेस्ट भी बोलते हैं या फील्ड मेथड भी बोलते हैं, है ना। वर्केबिलिटी के लिए फील्ड मेथड होती है हमारी स्लम्प टेस्ट, है ना। इसको साइड में करते हैं। इट शोज कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी को शो करता है, वर्केबिलिटी को शो नहीं करता। तो स्लम्प टेस्ट में यदि हम बात करें कि स्लम्प में एक्चुअली में होता क्या है, तो स्लम्प में हमारा जो होता है एक मोल्ड होता है। उस मोल्ड की यदि हम बात करते हैं तो उसका मोल्ड का जो साइज होता है वो क्या होता है, इसका यदि मैं बात करूं, इसका जो टॉप, इसके जो टॉप का डाया होता है वो 100 mm का होता है। इसके जो बॉटम का डाया यदि मैं बात करूंगा तो होता है 200 mm का। जबकि इसकी हाइट की यदि बात करेंगे तो इसकी हाइट होती है 300 mm की। कई बार एग्जाम पे इनका रेशो पूछ लेता है टॉप, बॉटम और साइड का, तो इसका जो रेशो होता है वो कितना होता है, टॉप 100 मतलब 1 2 3, है ना। तो इसका जो मोल्ड है हमारा स्लम्प मोल्ड है, उसका रेशो क्या होता है, टॉप बॉटम साइड का 1:2:3। यदि इस पे जो हम कंक्रीट फिल करेंगे तो इस पे जो कंक्रीट फिल करते हैं वो हम 4 लेयर में फिल करते हैं ना, इसको हम 4 लेयर में फिल करते हैं। और इस पे जो इसको फिल करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम टेम्परिंग रॉड का यूज करते हैं, है ना। और जब हम 4th लेयर में मतलब हम 300/4 मतलब एक लेयर हमारी 300/4 की होती है, और उसको हम क्या करते हैं 25 टाइम्स क्या करते हैं, हर एक लेयर को 25 टाइम्स हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्पर करना पड़ेगा। देन जब हमारा ये पूरा फिल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इसकी जो एक्स्ट्रा कंक्रीट है सरफेस की, उस कंक्रीट को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये जो स्लम्प है, कौन है, इस कॉन को हम किसी एक मेटल के ऊपर रखेंगे, मेटल सरफेस के ऊपर रखेंगे, है ना। और जब इसकी कंक्रीट पूरी तरीके से फिल हो जाएगी तो एक हमारे पास ग्लास प्लेट होती है, उसकी सहायता से हम क्या कर देते हैं, इसको एक्स्ट्रा कंक्रीट को रिमूव कर देते हैं। जो हमारी टेम्परिंग रॉड है, टेम्परिंग रॉड की सहायता से ही हम क्या कर देते हैं, उसको आउट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा कंक्रीट होती है। ठीक है, जो हमने देख लिया था टेम्परिंग रॉड का जो डाया था वो कितना था, 16 mm। भाई टेम्परिंग रॉड का जो डाया है और जो लेंथ है वो सेम ही रहेगी हर जगह पर। ठीक है, इस पे यदि हम स्लम्प की बात करें तो हम जनरली 3 तरीके के स्लम्प देखते हैं। एक होता है हमारा ट्रू स्लम्प, एक होता है शेयर स्लम्प और एक होता है हमारा कोलैप्सिबल स्लम्प। यदि हम कोन की साइज की बात करें तो कोन का साइज अभी हम देख चुके हैं, इसकी हाइट कितनी होती है, 300 mm की होती है। जब हमने क्या किया, कंक्रीट को फिल कर दिया और जब उसका स्लम्प कोन है उसको जब रिमूव किया, तो रिमूव करने के बाद जो
यदि इसकी जो हाइट है वो हाफ से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्लम्प बोलते हैं। यदि अप्रोक्सीमेट हाफ, यदि टॉप सरफेस और टॉप ऑफ मोल्ड और टॉप ऑफ सब साइड कंक्रीट का जो डिस्टेंस है, यदि वो हमारा हाफ से ज्यादा आ रहा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, शियर स्लम्प बोलते हैं। और यदि हमारा जो स्लम्प है बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्सिबल, मतलब हाफ से भी बहुत ज्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलैप्स स्लम्प बोलेंगे, है ना। बेसिकली यदि हम बात करें स्लम्प हमारा होता क्या है, तो हमारा जो मोल्ड है उसका जो टॉप होगा और जब हमने उसको रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के बाद जो हमारी कंक्रीट है जितनी हमारी उसकी वैल्यू गिर जाएगी, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो हमारा जहां तक कंक्रीट हमारा बचा उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ सबसाइड कंक्रीट, उसके बीच का जो गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्लम्प वैल्यू बोलते हैं। तो वही हमारा स्लम्प वैल्यू, ये गैप होता है किसके किसके बीच का, टॉप ऑफ मोल्ड और टॉप ऑफ सबसाइड कंक्रीट का। तो हमने बेसिकली इस पे क्या देखा, तीन तरीके के स्लम्प देख लिया, ट्रू स्लम्प देख लिया। जब हमने स्लम्प को हटा दिया तो जो हमारा एक्चुअल जो मिल रहा है हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्लम्प हो जाएगा। और यदि हाफ से ज्यादा वो नीचे गिर गया कंक्रीट तो उसको बोलेंगे हम शियर स्लम्प, और यदि हाफ से भी बहुत ज्यादा गिर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोलैप्स स्लम्प बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू है अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग स्लम्प वैल्यू हो सकती है, वो हमारी एग्जाम पे बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो हमको हर एक के लिए याद करनी पड़ेगी, है ना। जैसे यदि हम बात करता हूँ रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्लम्प वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 20 to 40 mm। ये डायरेक्ट याद करनी है, कोड में लिखी हुई वैल्यू है, एग्जाम पे आती है। नेक्स्ट हमारी पैरापेट वॉल हो गई, हमारी पियर्स हो गए जो ब्रिज में यूज होते हैं, स्लैब हो गए, बीम हो गई, कॉलम हो गए, वॉल्स हो गई। इनके लिए यदि मैं पैरापेट, यदि मैं स्लम्प की बात करूं तो इसके लिए जो स्लम्प होता है वो 40 to 50 mm होता है। नेक्स्ट यदि हम कैनाल लाइनिंग कर रहे हैं तो कैनाल लाइनिंग के लिए हमारे पास जो स्लम्प की वैल्यू होती है वो होती है 70 to 80 mm। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए, है ना, नॉर्मल आरसीसी वर्क कुछ भी हो सकता है हमारा, तो आरसीसी वर्क के लिए जो हम जनरली यूज करते हैं कितना यूज करते हैं, 150 से 120 mm। नेक्स्ट यदि हम बात करें मास कंक्रीटिंग की, तो मास कंक्रीटिंग के लिए जो हमारे पास स्लम्प की वैल्यू होती है वो होती है 25 to 50 mm। और लास्ट है हमारा कंक्रीट टू वाइब्रेटेड, ऐसी कंक्रीट जिसको हम वाइब्रेट कर रहे हैं उसके लिए जो स्लम्प की वैल्यू क्या वाइब्रेट करने पर जो वो कंक्रीट है बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है, कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो उसका स्लम्प हमको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो जनरली जो इसका स्लम्प वैल्यू जो मिलती है हमको कितनी मिलती है, 10 to 25 mm, है ना। हमको इस पे भी सारे याद नहीं करने, कुछ जो एग्जाम पे ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे यदि मैं बात करूं कैनाल लाइनिंग ज्यादा पूछा जाता है, मास कंक्रीटिंग ज्यादा पूछा जाता है और रोड कंस्ट्रक्शन ज्यादा पूछा जाता है, तो इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। नेक्स्ट में हमारी मेथड है वर्केबिलिटी की, कॉम्पैक्शन फैक्टर मेथड। तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट या मेथड जो है इसका कब यूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा एग्जाम पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका यूज कब करते हैं। तो इसका यूज करते हैं जब हमारी कंक्रीट कैसी हो, मीडियम एंड लो वर्केबल कंक्रीट हो। कैसी कंक्रीट हो हमारी, मीडियम एंड लो वर्केबल कंक्रीट। तो इस पे यदि इस पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पे होता क्या है, क्या क्या चीजें होती है, इस पे एक अपर हॉपर होता है, उसके बाद इस पे लोअर हॉपर होता है और सबसे नीचे इस पे क्या होता है, सिलेंडर होता है। अपर हॉपर और लोअर हॉपर का जो वॉल्यूम होता है वो सेम होता है। तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, इस पे कंक्रीट, अपर हॉपर पे कंक्रीट फिल कर दिया। कंक्रीट फिल करने के बाद हम क्या कर देंगे, ये अभी कॉम्पैक्टेड नहीं है, हमने इसको फिल कर दिया और उसके बाद यहाँ पर लगा होता है ट्रैप डोर। इस ट्रैप डोर को हम खोल देंगे तो हमारी जो कंक्रीट है किस पे आ जाएगी, लोअर हॉपर में आ जाएगी। लोअर हॉपर में आके कुछ तो कॉम्पैक्ट हुई होगी, है ना, लोअर हॉपर में आ जाएगी। इसका और इसका वॉल्यूम सेम है। जब ये लोअर हॉपर में आ जाएगी, इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसका लोअर हॉपर का भी ट्रैप डोर हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। ओपन करने से ये सारी की सारी कंक्रीट कहां पे आ जाएगी, सिलेंडर पे आ जाएगी। अब जो हमारी जो कंक्रीट है वो पार्शियली कॉम्पैक्टेड हो चुकी है और हम उस सिलेंडर पे यहां से उठा के उसका वेट कर लेंगे, है ना। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, इसी सिलेंडर से कंक्रीट को रिमूव कर देंगे और अब जो कंक्रीट इस पे इसी सिलेंडर में फिल करेंगे उसको हम क्या करेंगे, पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे, मतलब उसको 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करेंगे और हर लेयर को क्या करेंगे, 25 टाइम्स टेम्पर करेंगे। उसके बाद फुली कॉम्पैक्ट होने के बाद सिलेंडर पे हम फिर से क्या कर लेंगे, वेट कर लेंगे, है ना। और इन दोनों का जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट थी और जो फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, उन दोनों का हम क्या कर लेंगे, उन दोनों का रेशो निकाल लेंगे। वही रेशो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर। कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू भी हमारे एग्जाम पे आती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ जाएगा तो कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू यदि ज्यादा आएगी तो हमारी वर्केबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम उसी को देख लेते हैं। यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर की जो वैल्यू है यदि 0.65 से 0.7 तक है तो ऐसी कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली लो वर्केबल
कंक्रीट। ठीक है, यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.7 से 0.8 तक है तो ऐसी कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे, वेरी लो वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.8 से 0.85 तक है तो ऐसे कंक्रीट को हम क्या बोलेंगे, या कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.8 से 0.85 तक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लो वर्केबल कंक्रीट। लो वर्केबल कंक्रीट। यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 से 0.95 तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम वर्केबल कंक्रीट। और यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.95 से 1 तक है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई वर्केबल कंक्रीट। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है। इसी पे एक चीज और आती है हमारी, जिसको हम कॉम्पैक्शन फैक्टर को रिलेट कर देते हैं स्लंप के साथ। कॉम्पैक्शन फैक्टर को हम रिलेट कर देते हैं स्लंप के साथ। जैसे यदि मैं बात करता हूं हमारा, यदि कॉम्पैक्शन फैक्टर और स्लंप, इसको हम यहां भी देख सकते हैं। जैसे यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर यदि हम बात करें 0.8 है तो स्लंप की वैल्यू क्या आएगी हमारी। यदि मैं बात करता हूं हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.85 है तो हमारी स्लंप की वैल्यू कितनी होती है, यदि 0.8 है हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर तो स्लंप की वैल्यू होती है हमारी 25 mm। यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है 0.85 तो स्लंप की वैल्यू होती है 50 mm। नेक्स्ट यदि हम देखें, यदि हमारा स्लंप 0.9 है ना, यदि हमारा स्लंप 0.9 है तो स्लंप की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 75 mm। यदि हमारा कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.92 है तो उसके लिए जो स्लंप की वैल्यू होगी वो कितनी होती है, 100 mm। यदि हम बात करते हैं हमारा जो कॉम्पैक्शन फैक्टर है यदि वो 0.95 है तो उसके लिए जो स्लंप की वैल्यू होती है वो होती है 150 mm। ये बहुत आईएमपी एग्जाम पे पूछा ही जाता है। यहां तक की चीज क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे वीबी टेस्ट। वर्केबिलिटी का जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो हमारा वीबी टेस्ट। वीबी टेस्ट में करते क्या है, तो अभी तक हमने जो स्लंप कोन लिया हुआ था, सेम जो कोन था हम उस कोन को लेंगे और उस कोन को एक सिलेंडर पर रख देंगे। जिस सिलेंडर का साइज हमारा होता है 200 mm और 300 mm का, है ना। 200 mm उसका डाया होता है और 300 mm उसकी क्या होती है, हाइट होती है। ठीक है, हमने इसके अंदर स्लंप कोन जो हमने यूज किया था स्लंप कोन टेस्ट में, उस कोन को हमने इस पर रख दिया इस सिलेंडर के अंदर और हमने क्या कर दी, कंक्रीटिंग कर दी। कंक्रीटिंग वैसे ही करेंगे जैसे स्लंप कोन टेस्ट में कर रहे थे, हम 4 लेयर में इसको फिल करेंगे और हर एक लेयर को 25 टाइम्स हम क्या करेंगे, टेम्परिंग रॉड की सहायता से टेम्पर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इस वीबी टेस्ट में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, इस पे हमारा सिलेंडर है, स्लंप कोन है ना, और उसके बाद इस पे एक वाइब्रेटरी टेबल होती है जो कि वाइब्रेट होती है। वो टेबल कैसे क्या होती है, वाइब्रेट होती है जब हम इस पे क्योंकि इस पे इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर लगा होता है ना। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को जब हम चालू कर देते हैं तो ये जो टेबल है हमारी वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है। तो इस टेस्ट में हमको करना क्या है, हमको वीबी टेस्ट में बेसिकली यदि बात करें तो हमको टाइम को काउंट करना है ना, कि जब हमने क्या किया, जो हमने अच्छी तरीके से कंक्रीट को स्लंप कोन में हमने फिल कर दिया और उसके बाद हमने उसको क्या कर दिया, उसको कोन से कंक्रीट को मतलब स्लंप को जो हमारा कोन है उसको बाहर निकाल लिया। कोन को बाहर निकाल लेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है मतलब जो कंक्रीट है वो उसी शेप में रहेगी, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपनी इलेक्ट्रिकल वाइब्रेटर को स्टार्ट कर देंगे जिसपे कि स्टॉप वॉच भी होती है। हम टाइम काउंट करेंगे, जिस टाइम पे हमारा जो हमारा कॉनिकल फ्रस्टम है वो हमारा सिलेंड्रिकल फॉर्म में आ जाता है, उस टाइम को ही हम क्या बोलते हैं, वीबी डिग्री बोलते हैं, और उसी टाइम को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि हम बात करें, यदि जल्दी से जल्दी मतलब जितनी जल्दी से हमारा ये क्या हो जाएगा, ये अपना शेप चेंज कर लेगा कॉनिकल फ्रस्टम से, यदि सिलेंड्रिकल फॉर्म में जाएगा, कहने का मतलब ये है कि इसमें वाटर ज्यादा होगा, मतलब इसकी वर्केबिलिटी अच्छी होगी, है ना। और जितना ज्यादा टाइम लगाएगा उतनी इसकी खराब वर्केबिलिटी होगी, है ना। तो ये हमारा वीबी टेस्ट। इस पे जो बेसिकली जो इसकी यूनिट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वीबी टेस्ट को किस में मेजर किया जाता है, वीबी टेस्ट को सेकेंड्स में मेजर किया जाता है। यदि हमारी वर्केबिलिटी यदि हमारा जो टाइम है 0 से 3 सेकेंड में ये आपका शेप कन्वर्ट कर लेता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई वर्केबल कंक्रीट है। यदि 3 से 6 सेकेंड लेता है हमारा तो इसको हम मीडियम वर्केबल कंक्रीट बोलेंगे। यदि 6 to 12 है हमारा तो इसको हम लो वर्केबल कंक्रीट बोलेंगे। ठीक है, यदि हमारा जो टाइम ये 12 to 20 सेकेंड ले रहा है तो इसको हम वेरी लो वर्केबल कंक्रीट बोलते हैं, और यदि इसका टाइम 20 सेकेंड से ज्यादा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली लो वर्केबल कंक्रीट बोलेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फ्लो टेबल टेस्ट और नेक्स्ट है हमारा कैली वॉल टेस्ट। ये दोनों टेस्ट को हमको डिटेल में नहीं देखना है, बस ये याद रखना है कि किस बेस पे किया जाता है। फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है वो किसके बेस पे किया जाता है, परसेंटेज ऑफ
फ्लो के बेस पे किया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं कैलिबॉल टेस्ट, किसके बेस पे किया जाता है? डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के बेस पे किया जाता है। बस इतना ही याद रखना हमको, बाकी 3 टेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट थे, इनके सिर्फ नाम याद रखना और ये याद रखना किस बेसिस पे वर्केबिलिटी को फाइंड किया जाता है। तो इसमें जो फाइंड किया जाता है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन और फ्लो टेबल टेस्ट में परसेंटेज फ्लो के टर्म में हम इसको मेजर करते हैं। जैसे कि हमने स्लंप वैल्यू को mm में मेजर किया था, है ना, कॉम्पैक्शन फैक्टर की कोई वैल्यू नहीं थी, वो एक प्रकार का फैक्टर था। उसके बाद यदि हम वीबी टेस्ट की बात करें तो इसको हमने सेकंड्स में मेजर किया होगा। ऐसे यदि हम फ्लो टेबल टेस्ट की बात करेंगे तो परसेंटेज ऑफ फ्लो में इसको मेजर करेंगे वर्केबिलिटी, और कैलिबॉल टेस्ट की जो वर्केबिलिटी मेजर करेंगे वो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के हिसाब से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्केबिलिटी के बाद ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है हमारी? तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी कंडीशन पे या किसी भी सिचुएशन पे या जो उसकी डिजाइन लाइफ है वो प्रॉपर उस डिजाइन लाइफ में हमारी कंक्रीट अच्छी तरीके से वर्क कर सके, उसी को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं, है ना। इट इज अ डिफाइंड एज इफ द कंक्रीट गिव्स सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग इट्स फुल डिजाइन लाइफ, ये अपनी पूरी की पूरी डिजाइन लाइफ में अच्छे से परफॉर्म करे फॉर एन एंटीसिपेटेड एक्सपोजर कंडीशन, किसी भी कंडीशन या किसी भी सिचुएशन पे अपनी पूरी लाइफ के दौरान वो पूरी अच्छी तरीके से वर्क करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? ड्यूरेबिलिटी का मतलब सीधे सीधे से उसकी लाइफ से है ना। कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले परमेबिलिटी, यदि कंक्रीट में परमेबिलिटी ज्यादा होगी। परमेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि परमेबिलिटी एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे कि वाटर जो है एक साइड से दूसरे साइड आसानी से उस बॉडी से जा सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी बोलते हैं, एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है। तो यदि परमेबिलिटी क्या होता है? इंक्रीज ऑफ वाटर थ्रू बॉडी, है ना, वाटर का बॉडी के अंदर से होकर जाना क्या कहलाता है? उस प्रॉपर्टी को परमेबिलिटी कहते हैं। और परमेबिलिटी के कारण क्या होता है हमारा? इसके कारण केमिकल अटैक का खतरा कंक्रीट में बढ़ जाता है ना। दूसरी चीज, हमारी कंक्रीट में यदि स्टील है तो स्टील में भी जंग लगने का खतरा बढ़ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रस्टिंग ऑफ स्टील। नेक्स्ट, क्यों होती है परमेबिलिटी, क्यों हो जाती है हमारी कंक्रीट में? यदि हमारा मिक्स जो है कंक्रीट का वो अच्छी तरीके से नहीं बना है ना। दूसरी चीज यदि हम देखें, हमने वाटर सीमेंट रेशो को क्या कर दिया है? ज्यादा कर दिया है, मतलब वाटर ज्यादा हो जाएगा तो वाटर आसानी से एक साइड से दूसरे उस पर वॉइड्स ज्यादा होंगे, है ना। और हमने मिक्स भी अच्छी तरीके से नहीं किया हुआ है, कंक्रीट को बैडली मिक्स ले लिया हमने, है ना, तो उस कंडीशन में भी परमेबिलिटी क्या हो जाती है? कॉज हो जाती है। अब परमेबिलिटी कॉज ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है हमको? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? हम हाई ग्रेड कंक्रीट का यूज करते हैं, या तो हम कंक्रीट का हाई ग्रेड यूज कर सकते हैं, स्टील का भी ग्रेड हम हाई यूज कर सकते हैं, उससे क्या होगी? इस पे अच्छी स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज करते हैं। वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का मतलब डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स यदि होंगे, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे तो उस पर वॉइड्स क्या होंगे? कम होंगे, जिससे कि परमेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एडमिक्सचर यूज कर सकते हैं हम, जो एडमिक्सचर अभी हम आगे देखेंगे एडमिक्सचर, है ना, नेक्स्ट क्लास में एडमिक्सचर देखेंगे। एडमिक्सचर की वजह से कंक्रीट की परमेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। सॉरी, कंक्रीट की जो प्रॉपर्टी है ना, एडमिक्सचर जब हम डाल देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी इनहेंस हो जाती है। स्पेशल टाइप के कंक्रीट बनाते हैं तो उसकी परमेबिलिटी यदि एडमिक्सचर मिला देंगे तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे डॉक्टर फिक्सेड एक प्रकार का एडमिक्सचर है, उसके कारण क्या है? वाटर आपका पेनिट्रेट नहीं कर पाता, है ना। नेक्स्ट यदि हम देखें हमारे परमेबिलिटी के अलावा कौन सा फैक्टर होता है? तो फ्रॉस्ट एक्शन। हमको पता है कि जो हमारा वाटर है, यदि उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाएगा तो अपना वॉल्यूम क्या कर लेता है? इंक्रीज, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है आइस फॉर्म में, है ना। तो बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एक्सपांड, जिसके कारण क्या होता है कि यदि किसी कंक्रीट में कंक्रीट में वाटर अंदर होगा, जब फ्रॉस्ट एक्शन होगा तो क्या हो जाएगा? वो जो वाटर है वो आइस बनेगा, मतलब वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिसके कारण कंक्रीट क्या होने लगती है? डिटोरियोरेट होने लगती है कंक्रीट। नेक्स्ट यदि हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो इसको ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो कौन सा है हमारा? सल्फेट अटैक। यदि हम बात करते हैं कि हमारे वाटर में किसी प्रकार के कोई यदि सॉल्यूबल सल्फेट्स है तो वो C3A, क्योंकि हमारी कंक्रीट हमने सीमेंट में इंग्रेडिएंट में देखा था कि C3A क्या होता है? ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट बना लेता है, जो कि हमारी कंक्रीट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। ये कंक्रीट को धीरे धीरे क्या कर देता है? डिटोरियोरेट कर देता है ना। तो यहाँ तक की चीज आई होप समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।